नमस्कार। बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस शो में हम आपको बताते हैं बाजार का पूरा एक्शन, साथ ही आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए स्ट्रैटेजी बताते हैं और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपक डोभाल और मेरे साथ कल आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए आपकी तैयारी कराने के लिए जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। इसके अलावा मेरे साथ एक और खास मेहमान टेक्निकल एनालिस्ट सिमी भौमिक जुड़ रही हैं। साथ ही साथ मेरे रिसर्च सहयोगी भी तमाम जो है वो जुड़ रहे हैं। आशीष से जानेंगे कैसा रहा बाजार का हाल, कैसी रहेगी फरवरी में ऑटो की बिक्री। वरुण बताएंगे महंगे क्रूड से किसको फायदा, और देवांशी से जानेंगे बायोकॉन के बड़े अधिग्रहण का प्लान। ब्रजेश कुमार बताएंगे कौन है सेबी की नई प्रमुख माधवीपुरी बुच। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज बाजार में कैसा रहा कारोबार। तो कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में गिरावट के साथ शुरुआत हुई, लेकिन बाजार बंद होने तक शानदार रिकवरी भी देखने को मिली। निफ्टी 135 अंक चढ़कर 16,800 के करीब बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 388 अंकों की तेजी के साथ 56,247 के स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी 225 अंकों की गिरावट के साथ 36,205 के स्तर पर बंद हुआ। और आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं आज संस्थागत निवेशकों ने कितनी खरीदारी या फिर बिकवाली की है। एफआईआईज यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 3,948 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। डीआईएस की बात करें यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशकों की, तो इन्होंने करीब 4,142 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और आइए अब रुख करेंगे आज के बाजार पर एडिटर स्टेक का। निफ्टी में निचले स्तरों से आई 450 अंकों की रिकवरी कितनी टिकाऊ है, बता रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। हफ्ते के पहले दिन भारतीय बाजारों में दिखा जबरदस्त एक्शन, और यह एक्शन था उतार चढ़ाव भरा, लेकिन कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। और फाइनली जब हरी निशान में निफ्टी बंद हो दिन की ऊंचाइयों के करीब एक दिन की छुट्टी के पहले, तो कहना ही क्या। जी हाँ, कल बाजार बंद रहेंगे महाशिवरात्रि के उत्सव के उपलक्ष्य में, लेकिन उससे पहले बाजारों में कॉन्फिडेंस, भरोसा, जोश थोड़ा बढ़ता हुआ दिखा। इस जोश के संकेत वीकेंड पर थे। जिस तरह से अमेरिका में शुक्रवार को बड़ी तेजी बनी और एसजेएक्स निफ्टी 300 साढ़े 300 पॉइंट शुक्रवार, शनिवार, रविवार को ट्रेड करता हुआ दिखा ऊपर की तरफ। लेकिन सोमवार सुबह यानी कि आज सुबह जो कुछ संकेत आए रूस से, वो थोड़ी चिंता के थे। यानी कि उन्होंने अपने न्यूक्लियर फोर्सेस को अलर्ट किया और उसके बाद आज बाजारों की शुरुआत थोड़ी ठंडी होना तय थी। ठंडी शुरुआत नहीं हुई बल्कि खराब शुरुआत हुई, कमज़ोर शुरुआत हुई, और उस कमज़ोर शुरुआत के बाद बाजार और फिसलते नजर आए। फिसलते फिसलते आप देखिए करीबन 300 पॉइंट का नुकसान निफ्टी में देखने को मिला। आज का लो लेवल 16,350 का रहा और हाई 16,800 के आसपास। तो आप कह सकते हैं निचले स्तरों से करीबन 450 पॉइंट की दमदार रिकवरी निफ्टी में आती हुई दिखी। ये बड़ा एक्शन था। बैंक निफ्टी का भी हाल ऐसा ही था। कमज़ोर शुरुआत के बाद रिकवरी आई, लेकिन बैंक निफ्टी में आज वो ताकत दिखी नहीं जो निफ्टी में थी। हाँ, 36,000 के ऊपर बंद होने में ज़रूर कामयाब रहे, लेकिन नुकसान 200 सवा 200 पॉइंट का बैंक निफ्टी में रहा। ब्रॉडर मार्केट में आखिरी 1-1.5 घंटे में अच्छी खरीदारी आती दिखी। आज की रिकवरी के पीछे 2-3 खास बातें रही। नो डाउट थोड़ी खबरें अच्छी आती दिखी रशिया यूक्रेन से, और कल की छुट्टी के बाद जब परसों हम बाजार में लौटेंगे तो इस बात का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बाजार को आ रहा है कि शायद बातचीत से मामला सुलझ जाए। लेकिन बड़ी बात है कि छुट्टी के पहले दिन के हाई पॉइंट पर बढ़ पाना, ये अपने आप में एक अच्छी मजबूती का संकेत देता हुआ दिखा। हालांकि अभी भी चिंताएं सारी खत्म हुई नहीं है, लेकिन रिकवरी में आखिरी घंटे में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भी अपना भाग योगदान देते हुए नजर आए और बढ़ते हुए नजर आए। तो ओवरऑल कह सकते थे कि एक बड़ा खराब ट्रेडिंग सेशन हो सकता था, उसके मुकाबले हम बच गए और एक अच्छे ट्रेडिंग सेशन हल्की रिकवरी के साथ ही, हल्की मजबूती के साथ ही बंद हुए, लेकिन तेजी के साथ बंद होने में निफ्टी पर हम कामयाब रहे। और चलिए अब रुक करते हैं अपने मेहमान का। तो हमारे साथ हैं टेक्निकल एनालिस्ट सिमी भौमिक, जिनसे हम जानेंगे कि बुधवार को ट्रेडिंग के मौके कहां बन रहे हैं, साथ ही साथ पोजिशनल और लॉन्ग टर्म में किस शेयर में एक्शन दिखेगा ये भी जानेंगे। लेकिन सिमी जी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले बुधवार के लिए बताएं मैम, किस तरह से बाजार की चाल आगे की तरफ बढ़ रही है और कहां बुधवार को ट्रेडिंग के मौके मिलेंगे। वेरी गुड इवनिंग दीपक। मुझे लगता है कि निफ्टी में आज का जो क्लोजिंग था वो काफ़ी शानदार था, और क्लोजिंग एकदम डे हाई के आसपास ही आया है। तो ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि गैप डाउन ओपनिंग तो हुआ था, पर लोअर लेवल से जितना बढ़िया रिकवरी देखने को मिला है, कन्विंसिंग है।
दीपक, मैं सिर्फ यही कहूंगी कि निफ्टी जहां पे बंद किया है 16,800 16,840 इसी रेंज के आसपास निफ्टी का रेजिस्टेंस है। तो अगर बुधवार के बाजार में गैप अप ओपनिंग होता है तो मेरा राय यही होगा कि 16,800 16,840 के ऊपर जाने के बाद ही फ्रेश लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करे। नहीं तो एक छोटा सा इंट्राडे करेक्शन का इंतजार करे, क्योंकि इंट्राडे करेक्शन कभी भी वोलेटिलिटी में देखने को मिल सकता है। अब वो करेक्शन में खरीदेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड के व्यू से भी बहुत बेहतर होगा। तो मेरे ख्याल से या तो ऊपर खुल जाता है तो 16,800 840 के ऊपर ही खरीदारी करके देखें, नहीं तो थोड़ा सा मतलब करेक्शन का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि मेजर सपोर्ट करंट लेवल से अगर देखेंगे तो थोड़ा सा नीचे है, 16,650 से 16,600 के बीच में है। और जब तक निफ्टी 16,650 600 के ऊपर मेंटेन करेगा तब तक मुझे लगता है कि लोअर लेवल्स पर वापस से बाइंग देखने को मिलेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स में अगर देखेंगे तो यहाँ पे निफ्टी में थोड़ा सा स्ट्रेंथ ज्यादा लग रहा है। बैंक निफ्टी मुझे अभी भी लग रहा है कि थोड़ा सा रेजिस्टेंस में अटक रहा है, एक रेंज में बैंक निफ्टी ऑसिलेट कर सकता है। बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट मैं देख रही हूँ वो करीब 35,950 से 35,750 के बीच में है। तो ये लोअर सपोर्ट है बैंक निफ्टी का, और ऊपर में 36,600 से 36,800 के बीच में बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है। ये 36,600 और 800 बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस इसलिए है क्योंकि ये बैंक निफ्टी का एक गैप है जो लास्ट वीक बैंक निफ्टी छोड़ के आया था। जब तक बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, ये रेंज जब तक क्रॉस नहीं होगा तब तक कोई भी कन्विंसिंग स्ट्रेंथ इसमें देखने को नहीं मिलेगा और कोई ब्रेकआउट का इंडिकेशन भी नहीं आएगी। तो मुझे लगता है कि ऊपर का लेवल्स में वापस से सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो लोअर लेवल्स पर खरीदारी करने का सलाह होगा 35,950 से 35,750 के बीच में अगर आता है और वहां पे सपोर्ट लेता है तो ही खरीदारी कीजिए, नहीं तो बैंक निफ्टी में मैं अवॉइड करने के लिए कहूंगी। पर निफ्टी मुझे अच्छा लग रहा है तो इसलिए निफ्टी में मैं दोनों तरफ से खरीदारी करने का ही सलाह दिया। या तो ऊपर में 16,800 840 के ऊपर खरीदारी करना पड़ेगा, नहीं तो लोअर लेवल्स पर 16,600 650 के बीच में अगर आता है तो वहां पे मुझे लगता है कि काफी बड़ा सपोर्ट है, तो वो सपोर्ट होल्ड करेगा ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, तो उस रेंज पर खरीदारी करना होगा। ऑलराइट, तो ये क्लियर कट राय सिमी जी की बुधवार के लिए निफ्टी 16,840 के पार जाए तो खरीदें और 16,650 16,600 पर सपोर्ट है, और साथ ही साथ बैंक निफ्टी भी 36,600 36,800 के बीच रेजिस्टेंस बताया सिमी जी ने, और बैंक निफ्टी अगर 35,950 35,750 के बीच तो सपोर्ट। पोजिशनल अगर किसी को ट्रेडिंग करनी हो तो किस तरह के आप आगे की राय देंगी सिमी जी? दीपक, पोजिशनल मेरे तरफ से एक मैं स्टॉक देने वाली हूँ जिसमें मुझे लगता है कि पोजिशनल व्यू लेके खरीदारी करनी चाहिए। एक तो टाइटन में मंडे का क्लोजिंग काफी स्ट्रॉन्ग आया था और मुझे लगता है कि जब तक ये टाइटन एक रेंज के ऊपर है तब तक इसमें खरीदारी करनी चाहिए। 2540 2545 के आसपास क्लोजिंग आया था मंडे का, तो वो क्लोजिंग के ऊपर जब तक मतलब होल्ड कर रहा है टाइटन तब तक खरीदने का सलाह होगा उसी रेंज के आसपास। और मुझे लगता है कि इसमें जिस तरह से ब्रेकआउट देखने को मिला है, एकदम 1 महीने का कंसोलिडेशन के बाद इसका ब्रेकआउट आया है, मुझे लगता है कि टाइटन आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन के लिए बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकता है। मेरे ख्याल से इसमें एक थोड़ा सा पोजिशनल व्यू लेके खरीदारी करनी चाहिए। 2510 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करने का सलाह होगा। 2575 से 2610 तक का रैली मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ जिसमें पॉसिबल है। बहुत ही शॉर्ट टर्म में 2575 2595 और 2610 ये 3 टारगेट्स है मेरे तरफ से। मुझे लगता है कि एटलीस्ट 1 महीने का नजरिया से अगर खरीदेंगे 20 दिन से 1 महीने के बीच में ये टारगेट्स आ सकता है। तो टाइटन मेरे तरफ से बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है और ये परफॉर्म कर सकता है। एक पोजिशनल व्यू लेके टाइटन में खरीदारी किया जा सकता है। बताया कि 20 दिन से 30 दिन की जो सलाह है टाइटन के लिए सिमी जी की। और मैम लॉन्ग टर्म के लिए भी सिमी जी बता दीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए मैं कहूंगी दीपक, एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें बहुत ही अच्छा मोमेंटम आज पूरा दिन में था और ये स्टॉक पोर्टफोलियो में शामिल करने लायक है। ये स्टॉक यहाँ से मुझे लगता है कि काफी बड़ा मोमेंटम इसमें देखने को मिल सकता है। तो पोर्टफोलियो के लिए अगर यहाँ पे निवेश करेंगे तो इसका टारगेट काफी बड़ा हो सकता है। 250 से 270 का टारगेट मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू है और मुझे लगता है कि इसका 210 के आसपास का क्लोजिंग आया था मंडे को, तो 210 का क्लोजिंग के हिसाब से मुझे लगता है कि काफी बड़ा इसमें रैली आने का इंतजार है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में मुझे लगता है कि खरीदारी करके रखना चाहिए पोर्टफोलियो में। अगर छोटा टारगेट दे तो छोटा टारगेट के लिए मुझे लगता है कि जो टारगेट्स मैंने रखा है इस स्टॉक के लिए 214 16 219 वो तो शायद नेक्स्ट वीक में ही देखने
देखने को मिल सकता है। 205 साढ़े 5 के नीचे स्टॉप लगा के मैं खरीदारी करने का सलाह दे रही हूँ, जिसमें बहुत ही छोटी अवधि का टारगेट 216, 214, 219 है और मुझे लगता है कि 250 से 270 का टारगेट अगर पोजिशनल व्यू लेंगे, मतलब लॉन्ग टर्म का थोड़ा सा लंबे नजरिया से अगर सोचेंगे तो ये स्टॉक वहां पे डिलीवर कर सकता है, पर ये उतना टारगेट के लिए 190 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा दीपक। ओके सेबी जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी दर्शकों के लिए तमाम अहम राय लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं। रूस यूक्रेन के बीच कच्चा तेल उफान पर है युद्ध के बाद से और ब्रेंट का दाम पिछले 7.5 साल के ऊपरी स्तर पर चला गया है। घरेलू बाजार में इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरुण दुबे। ओवर टू यू वरुण। देखिए, रशिया और यूक्रेन के तनाव के चलते जिस तरह से कच्चे तेल में उछाल देखने मिल रहा है, उसका इम्पैक्ट जो है काफ़ी सारी भारतीय कंपनियां और साथ साथ भारत की इकोनॉमी पे भी होता है। सबसे पहले कंपनी स्पेसिफिक बात करें तो इसका फ़ायदा अगर किसी को होता है तो वो है अपस्ट्रीम कंपनीज, जैसे कि ऑयल इंडिया हो गया, ONGC है। इन कंपनियों को कच्चे तेल में उछाल का फ़ायदा होता है और एक अनुमान के मुताबिक दरअसल अगर कच्चे तेल में $1 के आसपास की भी बढ़ोतरी होती है तो इन कंपनियों के EPS में 3 से 4% के आसपास की बढ़ोतरी होती है। और अगर $1 के आसपास कच्चे तेल का दाम बढ़ता है तो ONGC के आय में करीब 3 से 4 हज़ार करोड़ के आसपास का फ़ायदा होता है और ऑयल इंडिया को अगर आप देखेंगे तो करीब 500 से 600 करोड़ के आसपास का फ़ायदा जो है इनको सालाना होता है। जाहिर सी बात है, कच्चे तेल में बढ़ोतरी का फ़ायदा तो हो रहा है, साथ ही साथ कच्चे तेल में अगर बढ़ोतरी होती है तो उसका असर दरअसल गैस पे भी पड़ता है और इसके लिए ONGC को दुगना फ़ायदा होता है और गैस की कीमतें बढ़ती है तो इसका फ़ायदा जो है गेल को भी होता है, साथ ही साथ पेट्रोनेट LNG को भी इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। तो ये वो तमाम कंपनियां हैं जिनको इसका बड़ा फ़ायदा होता है। साथ ही साथ जो ऑफशोर ड्रिलिंग कंपनीज है उनको भी ऑर्डर्स मिलने लगते हैं, तो वो भी एक फ़ायदे की बात है। लेकिन नुकसान किसको होता है? जो कंपनियाँ कच्चे तेल को एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करती है उनको यहाँ पे नुकसान होता है, जैसे कि ऑटो कंपनियाँ, ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ, सेरेमिक कंपनियाँ, पावर कंपनियाँ, पेंट कंपनियाँ, प्लास्टिक कंपनियाँ, ये सभी कंपनियाँ हैं जो कि कच्चे तेल को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करती है और जब जब इसके भाव बढ़ते हैं तब तब इनको नुकसान होता है। लेकिन साथ ही साथ इसका भारत की इकोनॉमी पे भी बड़ा असर होता है। क्यों? क्योंकि भारत करीब 80% के आसपास का कच्चा तेल जो है वो इंपोर्ट करता है और कच्चे तेल के दाम में 1% की भी बढ़ोतरी होती है तो इसके चलते GDP पे 0.05% के आसपास का इम्पैक्ट पड़ता है, CPI पे 0.05 से 0.06% के आसपास का और इसका असर रुपये पे भी पड़ता है करीब 0.3% के आसपास का। साथ ही साथ हमारा जो इंपोर्ट बिल है उसमें अगर आप देखेंगे तो 20 से 25% के आसपास को तो कच्चा तेल का ही रहता है और जाहिर सी बात है कच्चे तेल में अगर बढ़ोतरी होती है तो इसका इम्पैक्ट इंपोर्ट बिल पे भी पड़ता है। तो अगर कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो इसका इम्पैक्ट काफ़ी सारी कंपनियों पे पड़ता है, साथ ही साथ हमारी इकोनॉमी पे भी इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखा जाता है। ऑलराइट, 1 मार्च को फरवरी महीने के ऑटो बिक्री के आंकड़े भी जारी होंगे और कैसी रहेगी बिक्री ये बताने के लिए आशीष चतुर्वेदी मेरे साथ हैं। बताइए आशीष, ऑटो बिक्री के आंकड़े किस तरह के रहने वाले हैं? देखिए, मंथ ऑन मंथ आधार पर जो यानी महीने दर महीने के आधार पर ये आंकड़े हमने कंपेयर किया और मारुति की बात की जाए तो यहाँ पर 6% की ग्रोथ कुल बिक्री में देखने को नजर आएगी। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात की जाए तो ट्रैक्टर बिक्री में करीब 1% की गिरावट है, लेकिन इनकी यूटिलिटी व्हीकल्स में देखें तो 2.5% की ग्रोथ है। टाटा मोटर्स CV बिक्री काफ़ी बढ़िया, 9% की बढ़त जो है पिछले महीने के मुकाबले है, लेकिन कार्स और UV सेगमेंट को कुल मिलाकर देखें तो 5% की डी ग्रोथ जो है बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है। हीरो की तरफ से आंकड़े काफ़ी बढ़िया नजर आएंगे क्योंकि 13% की ग्रोथ का एस्टिमेट है। बजाज ऑटो करीब 2% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। TVS मोटर्स यहाँ पर देखें मोटरसाइकिल बिक्री केवल 2% बढ़ेगी और स्कूटर बिक्री में देखें तो मामूली 1% का इजाफा देखने को मिलेगा। आइशर में देखें तो वॉल्वो आइशर जो कमर्शियल व्हीकल्स के लिए है JV, यहाँ पर प्रदर्शन बढ़िया, डबल डिजिट की ग्रोथ का अनुमान है 11%। और रॉयल एनफील्ड की भी बात की जाए तो बिक्री जो है महीने में 7% बढ़ती हुई नजर आएगी। अशोक लेलैंड के भी आंकड़े पर अगर आप देखें तो अच्छे ही कहे जाएंगे और अंत में एस्कॉच की तरफ से भी जो है नंबर आएंगे जो बढ़िया ही होंगे क्योंकि 26% की जो ग्रोथ है वो आपको पिछले महीने के मुकाबले देखने को मिलेगी। 7,187 यूनिट का जो है बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए अब देखते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी बुधवार के लिए बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह दे रहे हैं। परसों जब हम ट्रेड के लिए लौटेंगे तो हमारे पास ढेर सारे संकेत होंगे कि वे 2 सेशन में अमेरिकी बाजार बाकी दुनिया भर के बाजार क्या कुछ करते हैं।
बाजार की अपनी एक अलग बात है। इसके अलावा रूस और यूक्रेन के बीच में जो तनाव और युद्ध की सिचुएशन है, ये कितनी सुधरती है या कितनी बिगड़ती है। अब अगर दोनों देश बातचीत के लिए तैयार हो जाते हैं और बातचीत करना शुरू करते हैं तो फिर एक बड़ी रिलीफ रैली आ सकती है। और अगर दोनों गुट मजबूती के साथ आगे बढ़ें, रशिया न्यूक्लियर वॉर की और वेपन्स की धमकी दे और यूरोप और अमेरिका ये कहे कि हम भी हमला करेंगे, तो मामला फिर परसों बिगड़ सकता है। क्या होगा पता नहीं। परसों सुबह सुबह हम देखेंगे इन सारी खबरों के बीच में बाजार क्या कुछ एक्शन दिखाता है। लेकिन इससे पहले एक चीज़ पता है, वो है लेवल्स 16,350, 16,475, ये 125 पॉइंट की रेंज रहेगी परसों के लिए मजबूत सपोर्ट जब हम बुधवार को ट्रेड पर लौटेंगे। ऊपर की तरफ 17,000, 17,150 की रेंज रहेगी रुकावट के तौर पर। इस पर आपको रखना है नज़र। तुरंत ये रेंज है, इसके बाद देखेंगे अगर इसके बाहर कहीं निकलता तो फिर नए लेवल्स आएंगे। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, आप कह सकते हैं कि हम 36,000 से थोड़ा सा ऊपर बंद हुए। 35,500, 35,750 ये 250 पॉइंट की रेंज रहेगी सपोर्ट के तौर पर। और ऊपरी स्तरों पर 36,800, 36,900 वो रेंज है जहां पर जाकर आप रुकेंगे, अटकेंगे। इफेक्टिवली 36,600, 36,900 मान सकते हैं। इस 300 पॉइंट की रेंज में आपको प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली आती दिखेगी और उसके पार निकलेंगे तो फिर नई फ्रेश मजबूती के आसार बनेंगे। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। ढेर सारी खबरों के साथ परसों के सेशन में हम ट्रेड पर लौटेंगे। थोड़े वॉलेटाइल, थोड़े उतार चढ़ाव वाले बाजार रह सकते हैं और हो सकता है परसों के सेशन में आपको बड़े गैप से ऊपर या नीचे की तरफ खुलते हुए दिखें। लेकिन अल्टीमेटली इन खबरों के बीच में आपको सही सपोर्ट और सही रुकावट के लेवल पर भरोसा करके आपको ट्रेड करना होगा। चलिए, और अब वक्त है वायदा बाजार में ऑप्शंस की किस रणनीति से आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशन में मौके मिलेंगे ये बताने का। ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ kiranjadhav.com के सीईओ आशीष केलकर जी जुड़ चुके हैं। आशीष जी, स्वागत। बताएं सर, बुधवार के लिए आपके पास ऑप्शंस के जरिए कहां मौके बनाने की स्ट्रैटेजी है? वेरी गुड इवनिंग। देखिए, आज एक अच्छा खासा उछाल हमने देखा और कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जिसमें हमने एक ब्रेकआउट आते हुए भी देखा। सबसे अहम वॉल्यूम के साथ जो ब्रेकआउट आते हुए हमने देखा वो था ट्रेंड लिमिटेड। तो मैं मानता हूँ कि अगले 2 से 3 दिनों के लिए ये ट्रेंड में हम ऑप्शन की पोजीशन बना के चल सकते हैं। 1140 का कॉल ऑप्शन जो कि करीबन 44 के आसपास आज बंद हुआ है, ये उसको खरीदारी करने की मेरी सलाह होगी। मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 35 रुपए का रहेगा और मैं मानता हूँ अगले 2 से 3 दिनों में ये जो 44 वाला जो कॉल ऑप्शन है वो हमें 70 रुपए तक जाते हुए दिखाई देगा। तो रिस्क टू रिटर्न रेट तो बहुत ही बेहतरीन है आरआर रेशो के हिसाब से देखे गए तो। और जिस तरह के वॉल्यूम में मैं मानता हूँ ये बेहतरीन परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा, इसलिए ट्रेंड का 1140 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की सलाह होगी। शुक्रिया आशीष जी। और सिमी जी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। सिमी जी, दर्शकों की डिमांड आ रही है कि शिवरात्रि के पावन मौके पर आप भी एक स्टॉक स्पेसिफिक राय दें। स्टॉक स्पेसिफिक दीपक, मैं भी मेरे भी रडार पर ट्रेंड ही है। आज क्लोजिंग सेशन में काफी बढ़िया सा ब्रेकआउट देखने को मिला है, 1100 के ऊपर बंद किया है। मुझे लगता है कि ट्रेंड में बहुत अच्छा खरीदारी देखने को मिल सकता है। एकदम 1 महीने का कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आई है। मुझे लगता है कि 1135 से 1155 का टारगेट इसमें देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट ड्यूरिंग द डे मैं वो टारगेट एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो 1135, 1155 ये 2 टारगेट्स के लिए ट्रेंड को खरीदारी कीजिए, ट्रेंड में खरीदारी कीजिए। 1100 के आसपास ही कीजिए, 1105 के आसपास ही कीजिए। करंट लेवल का ही मैंने बात बता रही हूँ जहां पे बंद किया है मंडे। तो स्टॉप लॉस 1080 को नीचे मेंटेन कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया सा ब्रेकआउट देखने को मिला है, ये परफॉर्म करने वाला है दीपक। और ये तीनों जो स्टॉक मैंने दिया है, टाइटन, बेल और ट्रेंड, ये तीनों में से बेल और टाइटन मेरा पोर्टफोलियो में है। ट्रेंड में कोई पोजीशन निजी निवेश नहीं है। ऑलराइट मैम, थैंक यू सो मच। आपने महत्वपूर्ण राय दी हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच मैम। और शिवरात्रि की आपको भी शुभकामनाएं और हमारे तमाम दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ बाजार आज और कल में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।